जिसमें एक वैनगंगा नलगंगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 450 किलोमीटर की नई नदी हम तैयार कर रहे हैं और इसके कारण जो विदर्भ के 7 डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट टोटली डाउट फ्री होंगे। इस नदी पर 31 डैम्स हम लोग तैयार करेंगे। 2 डैम्स को हम उसकी हाइट तैयार करेंगे, बढ़ाएंगे और इस कब तक तैयार होंगे? इसकी शुरुआत हम लोग अगले साल करेंगे, 7 साल उसके बाद उसको लगेंगे। लेकिन इसके कारण ये ड्राउट अफेक्टेड एरिया में 10 लाख एकड़ जमीन ये सिंचित होगी, इरिगेटेड होगी, साथ में इंडस्ट्री के लिए पानी होगा, पीने का पानी होगा। सेम वे हम लोगों ने दूसरा एक योजना तैयार की है कि महाराष्ट्र जो है इसमें 49% ये गोदावरी का बेसिन आता है और गोदावरी का बेसिन ये डेफिसिट बेसिन है और हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट के कारण वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो रिवर का पानी सीधा समुद्र में बहकर चला जाता है, जिसका उपयोग हमको नहीं होता। अभी हमने वहां एक नदी जोड़ का एक कार्यक्रम हाथ में लिया है जिसमें 54 टीएमसी पानी ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का ये लाकर हम लोग गोदावरी का जो हमारा बेसिन है उसमें ला रहे हैं। इसके कारण नॉर्दर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा ये जो एरिया है टोटली ड्राउट फ्री होगा और इसके कारण पूरे महाराष्ट्र को हम एक प्रकार से ड्राउट मुक्त कर पाएंगे। तो ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी शुरुआत हमने की है और हम इसको पूरा करेंगे। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गार्डियन मिनिस्टर भी हैं गढ़चिरौली के, तो आपका गढ़चिरौली को लेकर ग्रोथ प्लान्स क्या है, स्पेशली क्योंकि वहां माओवादी चैलेंज भी काफी है? देखिए, गढ़चिरौली को माओवाद के लिए जाना जाता था और गढ़चिरौली का जिक्र जब होता था तो लोग माओवाद की बात करते थे। हमारे यहाँ पर तो हमारे प्रशासन में किसी को सजा देनी है तो इसको गढ़चिरौली भेजो बोलते थे, इस प्रकार की गढ़चिरौली की स्थिति थी। बट नाउ गढ़चिरौली इज बिकमिंग द न्यू स्टील सिटी ऑफ इंडिया। अब वहां पर जिस प्रकार से स्टील में निवेश आ रहा है, जिस समय मैं पिछले मेरे रेजिम में मैं चीफ मिनिस्टर के साथ साथ गृह मंत्री भी था, उस समय मैंने प्रयास किया, वहां पर पुलिस का संरक्षण दिया और माइनिंग की एक्टिविटी शुरू की। जब शुरू हुई तो माओवादियों ने भी विरोध किया, लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन हम लोगों ने शांति के साथ लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ माइनिंग को शुरू किया। धीरे धीरे लोकल कम्युनिटीज को उसका फायदा ध्यान में आया। परिणाम ऐसा हुआ कि आज हम लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी वहां पर और हमने ये कहा कि क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जो आयरन ओर गढ़चिरौली में है हमारे देश का सबसे अच्छा है। द बेस्ट आयरन ओर इज इन गढ़चिरौली, ऐसा और ही कहीं नहीं है। और इसकी माइनिंग शुरू होने के बाद मैंने कहा कि इसको केवल एक कॉलोनी की तरह उपयोग मत लाइए, यहाँ पर एक पूरी स्टील की इकोसिस्टम तैयार होनी चाहिए। और उस समय हमने एक जगह वहां पर स्टील इंडस्ट्री के लिए दी। अभी मैंने पिछले महीने उसका उद्घाटन किया और 25 मिलियन टन का एक और प्लांट अभी लॉयड के माध्यम से वहां लग रहा है। अभी हम डावोस में थे तो हमने 25 मिलियन टन के प्लांट के लिए हम लोगों ने 30 मिलियन के, जो शायद देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा, उसके लिए हमने JSW के साथ एक MOU किया है और वो भी वहां पर करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं। और ऐसे कई एक और हम लोगों ने वहां पर बड़ा प्लांट, उसका भी हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। तो एक प्रकार से पूरी इकोसिस्टम ये वहां पर तैयार हो रही है और आने वाले दिनों में देश की सबसे बड़ी स्टील कैपेसिटी ये गढ़चिरौली में हमको देखने को मिलेगी। तो अभी तक जिस गढ़चिरौली को हम लोग माओवादियों के लिए जानते थे, अब वो स्टील सिटी एंड स्टील हब ऑफ इंडिया हो रहा है। हम गढ़चिरौली में एक नया एयरपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। हमने गढ़चिरौली को समृद्धि महामार्ग से एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ये जो माइनिंग है इसका एक कॉरिडोर तैयार करके सारा और कैसे ट्रांसपोर्ट हो सके इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो गढ़चिरौली से लेकर तो जालना, जो कि जालना में एक हमारे यहाँ पर एक बड़ा एक इकोसिस्टम है, और इतना ही नहीं तो कोकण तक हम लोग इस ओर को ले जाने के लिए एक कंप्लीट डेडिकेटेड पाइपलाइन का भी निर्माण कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये बदलाव आज गढ़चिरौली में हम देख रहे हैं और इसका परिणाम ऐसा है कि धीरे धीरे नॉर्थ गढ़चिरौली से नक्सलवाद माओवाद खत्म हो गया।
साउथ गढ़चिरौली में मात्र 2 तालुकों में वो बचा है, लेकिन वो भी अगले 1 साल में हम खत्म कर देंगे। देवेंद्र जी, अब थोड़ी राजनीति की बात करें तो कई अटकलें हैं कि शिवसेना और आप में मतभेद चल रहा है। क्या मतभेद? कोई मतभेद नहीं है। हमारे मीडिया को जब कोई खबर नहीं मिलती तो वो खबर बना देते हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड खबरें हैं। हम तीनों लोग एक साथ मिलकर राज्य को चला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और कई बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मुझे मीडिया में देखने को मिलता है कि देवेंद्र फडणवीस इन्होंने एकनाथ शिंदे के काम पर स्टे दे दिया। मैंने आज हमारे हाउस में भी बताया कि भाई स्टे देने के लिए मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं, मैं तो काम करने वाला आदमी हूं। इसलिए ये सारी खबरें जो है, ये खबरें थोड़ी मैन्युफैक्चर्ड है, थोड़ी एक प्रकार से कलर्ड है और थोड़ी मोटिवेटेड भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। शिंदे जी रुष्ट नहीं है आपसे? एकदम नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैंने कई लोगों को ये बताया कि अभी शिंदे जी का एक अपना व्यक्तिमत्व है। उनके व्यक्तित्व में आप देखिए वो धीर गंभीर रहते हैं। मैं हंसते हुए रहता हूँ, वो धीर गंभीर रहते हैं, गंभीरता उनके चेहरे पर है। अब जब तो मुख्यमंत्री थे तब भी गंभीर होते थे, तब किसी ने कहा कि शिंदे जी हंसते क्यों नहीं, ये गंभीर क्यों है। अब मुख्यमंत्री नहीं है तो उनका चेहरा दिखाते, देखिए शिंदे जी हंसी नहीं रहे, ये शिंदे जी नाराज ही है। अरे भाई कोई आदमी अगर चेहरा ही उनका अगर गंभीर है तो हंसते हुए कैसे दिखेगा। अब मेरे चेहरे पे गंभीरता कम रहती है तो लोग ये कह सकते हैं कि गंभीर ही नहीं, आदमी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, प्रत्येक हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, उस हिसाब से उनका भी व्यक्तित्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साथ में है। आपके आजकल ऑपोजिशन से रिश्ते कैसे हैं ठाकरे जी के साथ, पवार साहब के साथ? देखिए रिश्ते तो कभी बहुत खराब नहीं थे। हाँ ये बात जरूर है कि बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा मकाम आया था जिस समय एक प्रकार से पॉलिटिकल विरोधी की जगह दुश्मनी, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो रही थी। हम लोगों को भी टारगेट किया गया, लेकिन मैंने चुनकर आने के बाद पहली ही सभा में या पहले ही भाषण में ये कहा कि मैं बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए आया हूं। इसलिए मैं बदला नहीं लेना चाहता, मैं बदलाव करना चाहता हूं, मैं संवाद करना चाहता हूं। मेरा फोकस ये एक प्रकार से डेवलपमेंट है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो एक रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप है। फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में हम लोग आज भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारे में इतनी दूरियां नहीं है कि हम बातचीत ही नहीं कर सकते। हाँ ये बात अलग है कि सही समय उन्होंने मेरा फोन उठाया होता तो अलग बात होती, लेकिन उद्धव जी ने फोन ही नहीं उठाया तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई। बट अभी वो भी मेरा उठाते हैं, मैं भी उनका उठाता हूं। तो अब दोनों एक दूसरे के फोन उठा रहे हैं तो फिर से साठगांठ हो सकती है? देखिए फोन पे हम लोग साठगांठ की बात नहीं करते। अभी साठ नहीं और गांठ नहीं, ये आप गांठ बांध लीजिए कि कोई साठगांठ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि कभी एनसीपी के साथ आपका फिर से अरेंजमेंट नहीं होगा? देखिए मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। मैं आजकल बड़ा बच के बात करता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स में नेवर से नेवर होता है, कब क्या हो जाए। और पिछले 5 सालों ने तो हमको ये सिखा दिया कि पॉलिटिक्स में कोई भी किसी के साथ कभी भी जा सकता है। इसलिए बड़ा बच के बात करता हूं। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनारियो मुझे दिखाई पड़ता है, जो हमारी दिशा दिखाई पड़ती है, उसमें अब शरद पवार जी के साथ या उद्धव जी के साथ हमारा कोई गठबंधन हो सकता है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। अभी जो बीएमसी के चुनाव जो आने वाले हैं तो उसमें कहा जा रहा है कि शायद भाजपा अकेले उम्मीदवार खड़े करेगी। ऐसा है क्या कि महायुति कायम रहेगी? 100% महायुति ही बीएमसी का चुनाव लड़ेगी, भाजपा अलग नहीं लड़ेगी। और मुंबई में महायुति का मेयर हम लोग बैठाएंगे। आखिरी सवाल, आपने कहा कि अब फोन उठाए जा रहे हैं एक दूसरे के, तो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है क्योंकि उनके पास दोनों पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टियों में इतने नंबर नहीं लीडर ऑपोजिशन बने। विल यू अलाउ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इवन दो दे डोंट हैव द नंबर्स? सी इट इज नॉट अबाउट मी अलाउइंग, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन किसको देना है, उसके क्या नियम है, ये अपॉइंट करने का अधिकार गवर्नमेंट का नहीं है, स्पीकर का है। इट इज अ सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के पास उनकी अर्जी गई है। स्पीकर साहब हमारे लॉयर है, एक बहुत ही
सूझबूझ के साथ काम करने वाले स्पीकर है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे नियम इनके 100% जानकारी है। इन सारी चीजों को खंगालेंगे और एक उचित निर्णय जो भी इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी होगा वो स्पीकर साहब लेंगे। तो स्पीकर साहब का निर्णय क्या होगा ये मेरे लिए बताना आपसे कठिन है। आपकी राय पूछी तो आपको आपत्ति होगी? देखिए, स्पीकर अगर निर्णय लेते तो हमको क्या आपत्ति होगी। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैंने पहले दिन कहा है कि आई विल नॉट जज द अपोजिशन बाय इट्स नंबर्स। हालांकि अभी महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे कम नंबर अपोजिशन को इस बार मिला है, और आज भी आप देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, लेकिन हम उनको या उनके लीडर्स को लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। कोई भी हमारे में बदलाव नहीं आया है, क्योंकि डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी जितनी महत्व की है उतनी अपोजिशन पार्टी भी महत्व की है। हाँ, ये बात जरूर है कि देश की संसद को देखने के बाद ये भी लगता है कि अपोजिशन पार्टी का लीडर ये सेंसिबल भी होना चाहिए, देश का विचार करने वाला भी होना चाहिए। And on that note, ladies and gentlemen, please give a big hand to Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Maharashtra. Thank you so much for being so sporting, sir, and taking all the questions.